अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 9 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया जी। और बच्चे लगता है पैदल चले हुए हैं ईद करके, अभी तक पहुंचे नहीं। 2-3 बच्चे ही हैं बस। प्रिपेयर नोट्स ऑन इंटेंजिबल एसेट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर। 2 नोट बनाने हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर हमने IS 8 में पढ़ा हुआ है, तो जो पढ़ा हुआ है वो पूछ सकता है 8-10 नंबर का, पूछ लिया उसने, ठीक है। अच्छा, IS 8 आप पढ़ के आए तो ये पिछले सेशन में तो इधर चला गया था, लेकिन अब वापस FAR से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आ गया। अब IS 8 अभी भी आपका FAR में ही है। तो ये जब आया था परिचय में तब भी ये IS 8 FAR के अंदर ही था, और ये करेक्शन ऑफ एरर का नोट उसके अलावा उसने आगे पूछा था। तो पूछ सकता है, ऐसी छोटी मोटी चीज़, मुश्किल नहीं होता। चलें, नोट बनाने हैं जी हमने। 31 दिसंबर 2022 हमारा ईयर एंड है, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ अडेरो ऑन यकम मई 2022। अब हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 22, ठीक है। HL acquired an 8-year license at a cost of 174। तो ये तो आ गया हमारे पास एडिशन, यानी हमारे पास ये पहले नहीं था, इसी साल खरीदा उन्होंने लाइसेंस। HL plans to use the license for 6 years। यूजफुल लाइफ आ गई इसकी। लाइसेंसेज आर ट्रेडेड इन एन एक्टिव मार्केट। अगर ये बात आ गई है तो अब इसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन होगी, तो वो भी रेलेवेंट है हमारे लिए। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल कहीं यूज़ करना है तो ये रीवैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। एज ऑन 31 दिसंबर 22 ईयर एंड पर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 ईयर इज 192। अब 31 दिसंबर 22 पर जो बिल्कुल नया लाइसेंस खरीदने जाएंगे वो कितने का मिलेगा? 192 का। लेकिन जो ओल्डर लाइसेंसेज हैं वो भी बिकते हैं, ठीक है, एट अ फेयर वैल्यू। किस फेयर वैल्यू पे? ऑफ न्यू लाइसेंस वैल्यू लेस 2 मिलियन फॉर ईच मंथ ऑफ लाइसेंस यूज्ड। यानी जो पुराने लाइसेंस हैं वो भी बिकते हैं। आज वाले 192 में से 2 मिलियन पर मंथ माइनस कर दें, जितना अर्सा वो इस्तेमाल हुआ। 1 महीना इस्तेमाल हुआ तो 190 का, 2 हुआ तो 188 का, एंड सो ऑन। अब हमने अगर यकम मई पे ये लाइसेंस लिया हुआ है तो फिर हमारा ये लाइसेंस कितना अरसा चल चुका है? यकम मई से 31 दिसंबर तक 8 महीने। और 8 इंटू 2 16 मिलियन वैल्यू माइनस करनी है, तो 192 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा जी? 176। ये इसकी क्या होगी? फेयर वैल्यू, ठीक है। ओल्ड लाइसेंस जो हमने खरीदा था 174 का, इसकी फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 2022 ये बनेगी जनाब 192 माइनस 192 इसकी भी छुट्टियां हैं, इसको भी छुट्टियां लग गई हैं। 192 माइनस, अब 1 महीने का 2 है और हमारे ये 8 महीने चल चुका है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी, इसकी फेयर वैल्यू। लेकिन ये तो तब है जब वो ये कहे कि हम फेयर वैल्यू मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं। नहीं कहेगा तो फिर नहीं करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 48। अब ये भी रेलेवेंट है, इसको भी यूज़ करेंगे फॉर पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। ये आपके ना होमवर्क में था सवाल, इसलिए मैंने पहले आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है जी, HL एक्वायर्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 410, ठीक है, एडिशन है। इसको भी पढ़ते हैं, अब साथ साथ ही पढ़ेंगे, ये क्या फिर बार बार 2 दफ़ा पढ़ें। चलो बल्कि देख ही लेते हैं साथ साथ, फिर स्पीड से कर लेंगे इसको। कॉस्ट कितनी है जी इसकी? 410। HL ऑल्सो इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस टू सेलेक्ट एंड एवेल्युएट द अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इन अलाइनमेंट विद HL's नीड। तो ये 410 जमा 20, ठीक है जी, ओके, ऐसे ही है। क्वेश्चनेबल बात है जी। 20 मिलियन कंसल्टिंग चार्जेस हैं जो कि सिलेक्शन और इवैल्यूएशन के लिए। थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही है कि ये जैसे वो रिसर्च टाइप चीज़ है। बहरहाल
इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है HL expects that indefinite life can be achieved if HL incurs future expenditure to enhance its performance ताकि वो AI के साथ जो है वो इंटीग्रेट हो जाए, लेकिन फ्यूचर कॉस्ट जब होगी तब देखेंगे, और जब वो हो जाएगी तब फिर इंडेफिनिट लाइफ की बात आएगी। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट सच एक्सपेंडिचर सॉफ्टवेयर इज प्रोजेक्टेड टू बिकम टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन 5 years। ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब यही यूजफुल लाइफ हम लेंगे 5 साल, क्योंकि फ्यूचर में खर्चा होगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर वो इंडेफिनेट लाइफ के लिए बन जाएगा। ये अभी तो नहीं ना होगा, इसलिए जब होगा तब देखी जाएगी। क्वेश्चन अभी तक फिर भी यही चल रहा है। 410 क्या है जी? इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है। और अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये 20 मिलियन, अब नेचर चेक करते हैं ना इसकी, क्या ये 20 मिलियन ऐसी कॉस्ट है जो इसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ज़रूरी है? क्या ये 20 मिलियन ऐसी कॉस्ट है? मेरा सवाल है। अगर मैं यहाँ पे जुमले को यूँ कर दूँ, HL ऑल्सो इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस टू, क्या कहते हैं उसको, चेंज करने को, ठीक है, कि उसको इस ऐसे ये चेंज कर लें कि हमारे एनवायरनमेंट में चल सके। अगर ये 20 मिलियन इसके लिए होता तो फिर क्या करते हैं? फिर तो कैपिटलाइज ही करना था। समझिए मेरी बात को। अगर ये जुमला यूँ होता, HL ऑल्सो इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस टू change this software so that it can be used in HL's environment। तो ये क्या था? ये उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद का खर्चा था, जो ज़रूरी खर्चा था, जो एसेट को मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन मिसाल के तौर पे ये 20 मिलियन जो हमने इनकर किया, अगर हम इसको ना सेलेक्ट करते तो क्या ये कॉस्ट फिर भी कैपिटलाइज होनी थी? ये एक तरह की संक कॉस्ट बन जाती है। ये एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए ज़रूरी कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसको एक्सपेंस आउट करेंगे, एसेट को कैपिटलाइज करेंगे 410 पे। 20 मिलियन को हमने क्या करना है? इग्नोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू सेलेक्ट एंड इवेल्यूएट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। सेलेक्ट करें, कौन सा लेना है जी? बंदा भेजा, अब वो बंदा गया है, वो इसके लिए सिलेक्ट करने का हो सकता है, इससे पहले भी 2 के लिए गया हो सिलेक्ट करने, इसके लिए भी चला गया सिलेक्ट करने। हो सकता है 10-12 सॉफ्टवेयर देखकर उसने, या कुछ लोगों से मशवरा करके उसने एक सिलेक्ट कर लिया, बस ठीक है। जब वो सिलेक्ट हो गया तो फिर उन्होंने कहा जी ये खरीद लें, तो कॉस्ट को 410 पे ही रखना है, इस 20 को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अगर ये कंसल्टेंसी चार्जेस इसलिए होते कि ये हम इस तरह से आल्टर कर लें, इसको ऐसे चेंज करें कि हमारे एनवायरनमेंट में चल ले, वरना वैसे चल नहीं सकता, तो फिर वो कैपिटलाइज होने वाली कॉस्ट होती। ठीक है, सही है। तो इस 410 को हमने क्या करना है जी? एक एक्सपेंस आउट करना है, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, आगे लाइफ भी कौन सी लेनी है? 5 साल। कॉस्ट कितनी लेनी है? 410। लाइफ कौन सी लेनी है? 5 साल। आफ्टर एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड henceforth सर्व लिमिटेड पर्पजेज। ठीक है जी, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वॉज एक्वायर्ड फॉर 240 मिलियन। लो जी, वो कह रहा है कि जब नया सॉफ्टवेयर आ जाना है तो पुराना जो है वो लिमिटेड पर्पज़ के लिए रह जाए, पुराना लिमिटेड पर्पज़ के लिए रह जाएगा। ये नहीं कह रहा कि उन्होंने रिप्लेस कर देना। एक हमने पहले सवाल किया था जिसके अंदर पुराना सॉफ्टवेयर हमने ख़त्म कर दिया था और नया ले आए थे, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है नए के आने के बाद ये लिमिटेड यूज़ का रह जाएगा, लेकिन डिस्पोज नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को एक्वायर किया था फॉर 240 की कॉस्ट आ गई, एग्जिस्टिंग की कॉस्ट आ गई 240 मिलियन। एंड एज ऑन 31 दिसंबर 21, 126 मिलियन हैज़ बीन एमर्टाइज्ड। 21 तो पिछला साल है ना, बोलो, पिछले साल के एंड तक ये कितना एमर्टाइज हो चुका है? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है बेस्ड ऑन अ यूजफुल लाइफ ऑफ। अब उसने नहीं कहा कि इसको हमने फारिग करना है, इसका मतलब इस साल भी एमर्टाइज करेंगे। ठीक है, डिस्पोज नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि लिमिटेड यूज़ में आ गया है तो हो सकता है कि इसकी कोई एस्टीमेट में चेंज आ जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए, वो आगे जाकर देखते हैं। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 22, HL हैज़ एस्टिमेटेड दैट वैल्यू इन यूज़ ऑफ एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड बी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजार लें, फिर वो यूज़ नहीं ना रहा जो पहले था, लिमिटेड यूज़ में आ गया। दिस वैल्यूएशन हैज़ बीन कंप्यूटेड यूजिंग कैश फ्लो प्रोजेक्टेड ओवर रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ ऑफ। अब ये बड़ा टेक्निकल काम था। ठीक है, अब मामला क्या है यहाँ पे, इसकी बात कर ले। तो पहली बात, नए डेप्रिशिएट होने हैं, कब से अमोर्टाइज होना है? कब से? 1 जुलाई से। 6 महीने नए की अमोर्टाइजेशन आएगी। ठीक है, लेकिन पुराने ने भी अमोर्टाइज होना है, लेकिन पुराने की अमोर्टाइजेशन पूरे साल की होनी है।
ओके। लेकिन मसला क्या है, मसला ये आया है कि हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये हमारा साल है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 वाला, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑन 31 दिसंबर 22 HL ने वैल्यू इन यूज निकाली है 58 और ये वैल्यूएशन कंप्यूट की गई है यूजिंग कैश फ्लोज प्रोजेक्टेड ओवर रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ ऑफ, लेकिन किस दिन खड़े होकर ये रिमेनिंग लाइफ निकाली गई है। अब एस्टीमेट चेंज का रूल क्या है, एस्टीमेट चेंज साल में किसी भी वक्त हो, हम उसको साल के पहले दिन पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इस एस्टीमेट चेंज को साल के पहले दिन पे लेकर आना है, इस दिन वो कितने रिमेनिंग लाइफ बता रहा है। अब 3 तरह के एस्टीमेट्स हैं जो चेंज हो जाते हैं नॉर्मली, रेजुअल वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइफ चेंज हो सकती है और डेप्शन मेथड चेंज हो सकता है। अब रेजुअल वैल्यू तो वो यहाँ पे खड़े होकर भी कह दें कि जी रेजुअल वैल्यू मिसाल के तौर पे हो गई है, मिसाल के तौर पे 5, तो हमने इस साल की डेप्रीसिएशन निकालते हुए इसको 5 यूज़ करना है, यानी इसको भी उठाकर हम अप्लाई यहीं से करेंगे। वो कह दे मेथड बदल दो, तो हमने इस साल की डेप्शन ही नए मेथड से निकालनी है, तो वो इस साल के पहले दिन से ही अप्लाई हो गया। लेकिन ये जो यूजफुल लाइफ वाला एस्टीमेट है ना, ये बड़ा जालिम है। अगर वो यूं लिखता ऑन 1 जनवरी 2022 रिमेनिंग लाइफ इज 3 years, तो फिर तो सिंपल था, आप फॉर डेप्रीसिएशन लाइफ कितनी लेते हैं, 3 years। वो यूं लिख देता ड्यूरिंग 2022 estimate has been changed and remaining life is now 3 years। तब भी आप क्या करते। लेकिन अगर वो लाइफ के केस में यूं बोल दे ऑन 31 दिसंबर 22 रिमेनिंग लाइफ इज 3 years भी अगर लिख दे ना 3 years, तो आपको यहाँ पर 1 जनवरी पे लाने के लिए इसको 3 + 1 4 करना पड़ेगा। लाइफ वाले एस्टीमेट चेंज का ये मसला है। ये बात समझ आई है। अब हमारे सवाल के अंदर क्या है, वो कह रहा है 31 दिसंबर 22 रिमेनिंग लाइफ इज 2 years, तो इसका मतलब फिर 2 + 1 हमें खुद 3 करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ वाला एस्टीमेट जो है ये अगर ड्यूरिंग या ऑन 1 जनवरी लिखता या ड्यूरिंग लिखता तो वो 3 साल लिखता, लेकिन उसने क्या जुल्म किया, कहता है 31 दिसंबर 22 पे रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 2 साल। अब अगर यहाँ पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 2 years है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कहता है एस्टीमेट चेंज हो गया है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 2 साल है, मर्जी है भाई तेरी। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 2 साल है, तो आपको इधर ले जाने के लिए +1 करना पड़ेगा और यहाँ पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 3 years आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, सही है, ये बात समझ आई है। अब होगा क्या, पुराना नए वाला तो सिंपल 410 या जितना 410 ही था उसको आप डिवाइड करेंगे, कितने साल लाइफ, ये कितने साल लाइफ रखी हुई है जी, 5 साल, डिवाइड बाय 5 इंटू 6/12 कर देंगे। लेकिन पुराने वाले का एस्टीमेट चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप गौर करें तो उसकी रिमेनिंग लाइफ, पहले उसकी ओरिजिनल लाइफ कितनी थी यहाँ पर उसने बताया है यूजफुल लाइफ 10 साल की एस्टीमेटेड है ये। जी, यहाँ पर लिखा हुआ यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 10 साल, ये उसकी ओरिजिनल लाइफ थी। और अगर 10 साल ओरिजिनल लाइफ है तो 240/10 करें तो 24 रुपये 1 साल की डेप्शन आती है। तो 126/24 करके देखें कितने साल गुजर गए हैं बाय द वे, यानी 5.25 ईयर्स अगर गुजर चुके थे 10 में से, तो रिमेनिंग बनते कितने थे, 4.75। पौने 5 साल अभी लाइफ रिमेनिंग थी 31 दिसंबर, अगर आप 1 जनवरी में भी खड़े होकर देखें तो पौने 5 साल रिमेनिंग लाइफ थी 1 जनवरी 22 पर।
लेकिन वो क्या कह रहा है कि इन्होंने 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर जो कैश फ्लोज निकाले हैं वो रिमेनिंग 2 साल के हिसाब से हैं। तो अगर यकम जनवरी पे उठाकर ले आए तो ये 3 साल बनता है, तो 4.25 साल की बजाय 3 साल। एस्टीमेट चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो डेप्रिसिएशन निकाला करते हैं हम बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, डिवाइड करते हैं उसको रिमेनिंग लाइफ। अब बुक वैल्यू एस्टीमेट चेंज का दिन कौन सा है? वो कहता है 31 दिसंबर 22, हमने तो उसको किस पे लेके आना है? यकम जनवरी 22 पे। तो यकम जनवरी 22 पे खड़े होकर बुक वैल्यू क्या है? यकम जनवरी 22 पे खड़े होकर बुक वैल्यू क्या है? हमने कहा जी 240 एसेट की कॉस्ट थी और यकम जनवरी 22 पर 126 की अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन है, तो बुक वैल्यू कितनी है? 114। ये 114 बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट है और यकम जनवरी 22 पे, और यकम जनवरी 22 पे रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, 2 साल नहीं 3 साल। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है, बस मुश्किल नहीं था, यही इसमें मामला था, एक गड़बड़ समझ आई इस बात की। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर का कॉलम होगा, ओपनिंग में 240 वाला एसेट पड़ा है और ओपनिंग उसकी अडॉप्शन आ जाएगी 126, फिर नया एडिशन डालेंगे 410 का, 20 को नहीं लेना, बात कर ली। फिर इस साल के अमोर्टाइजेशन दोनों एसेट्स की होगी, एक 6 महीने और दूसरा एस्टीमेट चेंज के साथ पूरा साल। ठीक है, डन। 10 मिनट में सवाल करना है, फिर ये डिस्कशन सारी होगी तो 10 मिनट में होना है फिर ये। ठीक है, उसके बाद ही कहता है 2022। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी करनी है। 114 आ गया ना, 114 को डेप्रिशिएट करके लाओगे 31 दिसंबर 22 पे, तो इसकी कोई ना कोई बुक वैल्यू आएगी। उस बुक वैल्यू को समझ नहीं आई ये बात, ये 114 वाला एसेट पुराना, इसको डेप्रिशिएट करें अगर, तो ये डेप्रिशिएट होकर इधर पहुंचेगा। अब उसने सवाल में रिकवरेबल अमाउंट भी दी हुई है, क्योंकि लिमिटेड यूज रह गया था ना इसका, तो जो पहले यूज सोचा हुआ था फायदा वो शायद अब इससे नहीं आना, तो उसने रिकवरेबल अमाउंट निकाल कर दी। तो उसको कंपेयर करेंगे इस बुक वैल्यू से, इंपेयरमेंट हुई तो वो भी चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा पॉइंट था ये भी। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर 22 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050 incurred on a project has been recorded as intangible ओए विदाउट कंसिडरिंग। लेकिन ये शुक्र है कि ड्यूरिंग 2022 ही है, वरना तो हो सकता है IAS 8 के अंदर वो करना पड़ता। अब ये करेक्शन ऑफ एरर है, वैसे शायद पिछले साल में भी आए, यही एरर लग रहा है मुझे। चलें खैर देखते हैं। हाँ 21 भी आ रहा है पता 22 में लगा है, ओ माय गॉड, पता 22 में लगा है, कोई बात। क्या कहता है जी, द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वॉज कमेंस्ड ऑन यकम अगस्त 2021 एंड अप टिल द लॉन्च ऑफ ये आगे निकल गया ना, देखो थोड़ा सा। अच्छा जी, यहां पे लिख लेते हैं। स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट कब जी? R&D जब स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट ऑफ R&D यकम अगस्त 2000, अब ये पिछला साल है। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है अप टिल लॉन्च डेट ऑफ यकम अक्टूबर 22। अब लॉन्च डेट का मतलब डेवलपमेंट कंप्लीट होगी तो लॉन्च होगा ना। डेवलपमेंट कंप्लीट हो रही है जी किस दिन? यकम अक्टूबर 2022। ठीक है जी, अब ये तो 2 साल पे फैला हुआ काम है। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद बीच में कहता है फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स वर इनकर्ड। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स हैं इनकर हुई हैं। स्टाफ सैलरी है। अब देखो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट was commenced on यकम अगस्त and up till launch of product these directly attributable expenses were incurred। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि स्टाफ सैलरी कितने महीने की है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 21 के अंदर 5 महीने की और 9 महीने की आगे, तो 5 और 9 14 मंथ्स। ये मैंने 14 मंथ्स कैसे लिखा है जी? ये लिखा हुआ है, देखो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाज कमेंस्ड ऑन यकम अगस्त। डेवलपमेंट कब कमेंस हुई है जी?
फिर कहता है अप टिल लॉन्च डेट ऑफ यकम अक्टूबर फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, यकम अगस्त 21 से अप टिल लॉन्च डेट ये खर्चे हैं, तो 14 महीने। लेकिन इक्विपमेंट पीपीई है, पीपीई के तो मामला ये नहीं कि ये इवनली खर्चा होना है, ये तो किसी एक दिन आया होगा, ठीक है। और उसके बारे में कह रहा है कि यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है। अब वही वाला मामला है जैसे पिछले सवाल किया था, इसकी डेप्रीसिएशन को इंटेंजिबल में ऐड करना है, लेकिन तब जब क्राइटेरिया मीट हो। अभी तक क्राइटेरिया का पता नहीं लगा, बीच में अभी मिसिंग है, R&D स्टार्ट हुई और फिर कंप्लीट हो गई। भाई कब कोई क्राइटेरिया स्ट्रैटेजी मीट हो बता दो, अभी तक उसने कोई नहीं बताया। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल्स, छोटे मोटे चीज़ें जो खर्च हो रही होती हैं तजर्बों के लिए, मटेरियल वगैरह लग रहा है, कोई कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी 14 महीने के अंदर इतने खर्चे आए। कंसल्टेंट फ़ी, जो साइंसदान बिठाए हुए हैं अलग से, स्टाफ अलग था, ये भी 14 महीने। सिर्फ एक पीपीई है जो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास आ गया होगा। ओके, अच्छा जी, अब उसने क्या किया, उसने सारा 1050 जो है वो 2022 में पता लगा है कि वो उसने क्या कर दिया हुआ है, कैपिटलाइज कर दिया हुआ है, ठीक है। चलें, द recognition criteria for capitalization of internet was met on यकम फरवरी 2022। चलो जी, मिल गया, क्राइटेरिया मेट यकम फरवरी 2022। इसका मतलब ये 5 और 1 6, 6 मंथ्स एक्सपेंस में जाने हैं, और ये कितने महीने हैं जी, 8 मंथ्स, ये कैपिटलाइज होने हैं, टोटल 14 महीने आ गए। ओके, अब ओरिजिनल एंट्री, स्टाफ सैलरी, बल्कि ऐसा कर, चले देख लेते हैं, चलते हैं आगे। अच्छा, अब जी इंटेंजिबल की कॉस्ट के अंदर ये 150 ने भी आना है, मतलब सारा तो नहीं आना, जाहिर है 150, 160 और 320 जो टोटल हैं, इनका 6/12 एक्सपेंस आउट होना है और इसका 8/12 जो है वो कैपिटलाइज होना है। तो अगर आप इसको मतलब जनरल एंट्री करवाएंगे तो वो भी मैं कर दूंगा, मसला कोई नहीं है, ठीक है, पर जितना हमें ज़रूरत है इसके साथ क्या हुआ है, जितना ज़रूरत है अगर उतनी ही बात करें तो वो तो भी बहुत कम काम है, इंशाल्लाह देख लेते हैं उसको, ठीक है जी। ड्यूरिंग 2000 अच्छा, आगे कहता है ऑल कॉस्ट हैविंग, ये बात तो हम पहले ही कर रहे हैं वैसे, ऑल कॉस्ट हैविंग इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट इक्विपमेंट व्हिच वाज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन यकम सितंबर 21। ये पिछले साल में आ गया। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने की इसकी डेप्रीसिएशन इंटेंजिबल में ऐड होगी। एक्सपेंस आउट इसलिए नहीं होगी, नहीं 21 की बात है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, और उसके बाद फिर इस साल वाली कैपिटलाइज होने की तरफ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, 8 साल इसकी लाइफ है। यूजफुल लाइफ ऑफ डेवलप्ड प्रोडक्ट इज 8 साल, ठीक है ठीक है। पीपी 5 साल के लिए चलना है और ये प्रोडक्ट डेवलप हो गई है, अब इसको अमोर्टाइजेशन के लिए आपने जब यूज़ करना है तो इसकी लाइफ कितनी है जी, 8 साल। चल रहे भाई, चले ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। HL uses revaluation model for subsequent measurement of its intangibles wherever possible। तो लाइसेंस के केस में ये पॉसिबल था, उसके अलावा तो कहीं नहीं था। एंड अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, हाँ कई बार आपने किया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। तो काम शुरू करते हैं, फिर 1 by 1 वर्किंग्स करते जाते हैं। नोट का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं मेरे ख्याल से, बल्कि मैं तो समझता हूँ बोर्ड तो खैर खुला डुल्ला ही है, देख लेते हैं। नोट की पहले मेन बॉडी बनाते हैं। 3 हमें एसेट्स नज़र आए हैं और उसने कॉलम ऑफ टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं की, तो वो रिक्वायर्ड है, पर आप घर पे बनाएंगे, मैं टोटल कॉलम बस लिख दूंगा, ठीक है। तो हमें लाइसेंस नज़र आया था, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर का कॉलम नज़र आ रहा है, और देन जी ये प्रोडक्ट है, ठीक है।
ओके, चलो, परचेस्ड भी है और इंटरनली जनरेटेड भी है और रीवैल्यूएशन भी है, सारा कुछ ही आ गया आज तो माशाल्लाह से। तो शुरू करते हैं जी अपना नोट बनाना। बिजनेस का नाम शाम बताते रहिएगा। यहाँ से शुरू कर लूँ, फिर नज़र आएगा यहाँ से, सही। पास पेपर 20 है, पेज नंबर 107। HL notes to the financial statements for the year ended, इधर ही थोड़ी सी जरा, for the year ended 31 दिसंबर 2022। ठीक है, नोट नंबर कोई भी डाल दें, ऐसे ही 1 डाल दिया मैंने। इंटेंजिबल्स, उसने क्या लफ्ज लिखा हुआ है? इंटेंजिबल एसेट्स, वही लिखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट, मतलब ऐसी अमाउंट एसेट की जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन को लेस ना किया गया हो, ग्रॉस वैल्यू। ठीक है, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो ये बुक वैल्यू बन जाती है, रिटर्न डाउन वैल्यू कह लें, बुक वैल्यू कह लें। ठीक है, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसके बाद एडिशन। अब एडिशन जो हैं वो हमने तोड़कर लिखने होते हैं, परचेज्ड और सेपरेटली परचेज्ड और एक्वायर्ड, फिर इंटरनली जनरेटेड, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल्स, वैसे डिस्पोजल था तो कोई नहीं, ना हो सवाल में तो स्किप भी कर सकते हैं लाइन। फिर ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, नजर आ रहा है आमिर भाई, आपको नजर आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? इधर से नहीं नजर आ रहा तो बताओ ना। रीवैल्यूएशन और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, डिस्पोजल नहीं है, मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है ना, जरा खुला खुला लिख लेंगे। तो ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन था तो ही ना डिस्पोजल, मुझे तो नहीं नजर आया। अच्छा, उसके बाद जी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन भी यहीं पर ले लेते हैं और स्लैश डालकर इम्पेयरमेंट भी लिख लेते हैं। अगर इम्पेयरमेंट आ गई तो बस एक लाइन छोड़ी हुई होगी वहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट। अच्छा, अब ओपनिंग के बाद आपको पता है रीवैल्यूएशन होनी है लाइसेंसेस की, तो ट्रांसफर करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक छोटी सी टिप हुआ करती है यहाँ पर कि अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो रही है तो ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखें, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द। ये समझ आ रही है? ये नोट डायरेक्ट ही बनाना शुरू कर दिया मैंने, पढ़ा हुआ है ना IAS 16 में, वैसे तो IAS 38 भी पढ़ा हुआ है, IAS 16 में पढ़ा हुआ है रीवैल्यूएशन। समझ आ रही है? ट्रांसफर पक्की बात है, नहीं आ रही तो शर्म नहीं करनी, मैं फिर पढ़ा लूँगा, कोई मसला नहीं। वैसे हमने रीवैल्यूएशन करनी भी, अभी वर्किंग में भी करेंगे, और IAS 16 की भी रीवैल्यूएशन अच्छे से रिवाइज करनी है फॉर IAS 12। यहाँ पर डेफर टैक्स करंट टैक्स वाला जो डेफर टैक्स वाला जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके लिए भी हमने रीवैल्यूएशन को रिवाइज करना है। एनीवेज, ट्रांसफर ऑफ, ये जो नेट रिप्लेसमेंट मेथड होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन के दिन तक जितनी पड़ी होती है उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ताकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाए। ठीक है, तो अब इस ट्रांसफर की एंट्री होती है accumulated depreciation डेबिट, एसेट क्रेडिट। ठीक है, तो accumulated depreciation का ये सेक्शन है,
लेजर जैसे कह लें, यहाँ पे इसको डेबिट करना है और एसेट वाली साइड से यहाँ से क्रेडिट करना है। ट्रांसफर दोनों जगह पे आना है, ठीक है। अब वो ट्रांसफर की फिगर इधर कहाँ लिखें, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप हुआ करती है। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो रही हो तो आप पहले ट्रांसफर लिखें फिर डेप्शन या अमोर्टाइजेशन लिखें, और अगर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन लिखें फिर ये कोई स्टैंडर्ड ने नहीं कहा, ये एक टिप है गलती से बचने के लिए, एरर फ्री एक तरीका है, बहुत बेहतर हो जाता है। तो खैर हमारे सवाल में ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन है तो मैं पहले लिखूंगा अमोर्टाइजेशन, ठीक है, और फिर लिखूंगा ट्रांसफर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद डिस्पोजल सवाल में है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी एक लाइन छोड़ दी है कि कहीं कोई इम्पेयरमेंट वगैरह आ गई ना जी, तो यहाँ पर बस उसको लिख देंगे इम्पेयरमेंट लॉस और कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब क्लोजिंग कॉस्ट, ये क्लोजिंग, इसमें से ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में से क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट जब माइनस करेंगे तो क्लोजिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। और उसके बाद फिर वो तीन चीज़ें होती थी, मेजरमेंट बेसिस, फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और लाइफ या रेट, जो भी आपने यूज़ किया। तीन एसेट्स नज़र आए हैं हमें, तो वो तो मैं लिख ही लेता हूँ। नंबर 1 क्या था जी, लाइसेंस। लाइसेंस एक ही है ना, हमारे पास तो एक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइसेंसेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, सॉफ्टवेयर्स, ये अब 2 हो जाने, सॉफ्टवेयर्स आ गए। और तीसरा प्रोडक्ट, डेवलप्ड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट है, ठीक है जी। और चौथा कॉलम है जी टोटल का, जो आपका होमवर्क है अभी भी घर पे कर लिया तो अच्छी बात है। रुपीज इन मिलियन सवाल को करेंगे हम, इधर लिख देता हूँ फिर मैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले हमारे पास लाइसेंस है। लाइसेंस इसी साल ख़रीदा है, यानी ओपनिंग बैलेंस इसका 0 होगा, ठीक है जी। और इसकी मेरे ख्याल में वो अपनी मशहूर ज़माना वर्किंग ही हम कर लेते हैं ओपन, ठीक है। और वर्किंग, अच्छा नोट्स भी बनाने हैं यहाँ पर, तो हम बना लेंगे सब नोट्स इसके, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन वाली सारी कहानी, ठीक है ना जी। लास्ट रीवैल्यूएशन किस दिन हुई, यहाँ तक। फिर इधर करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ से वर्किंग शुरू कर सकते हैं, तो वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग 1 करेंगे हम, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम है लाइसेंस, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो 1 मई 2022 पर हमने ये एसेट खरीदा, लाइसेंस खरीदा 400 कितने, सॉरी 174 का। अब इसने एमोर्टाइज होना है, तो एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट तो आ गई 174, इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 48 लेंगे, क्योंकि एक्टिव मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। और इसकी लाइफ वो कह रहा है जी हम नहीं, अच्छा ये वो और था, कितनी लाइफ है जी इसकी, 8 ईयर्स। कहाँ पे है,
हाँ, HL एक्वायर्ड एन 8 ईयर लाइसेंस, तो इसकी लीगल लाइफ भी आ गई हमारे पास। तो 174 इसकी कॉस्ट आ गई, 48 इसकी रेजल वैल्यू आ गई और 8 ईयर्स इसकी लाइफ आ गई। लेकिन कितने महीने? यकम मई से 31 दिसंबर तक 8/12 जी। कितनी आ गई अमोर्टाइजेशन? हाँ तो बिल्कुल फिर 6 लेंगे। सॉरी, आपने खुद ही 8 बताया, आगे कहीं लिखा होना है, पढ़ा था शायद। वैलिड फॉर 8 ईयर्स है। हाँ, तो HL प्लान्स, तो भाई ये देखो उसकी समय जैसे इकोनॉमिक लाइफ होती है, तो 8 साल का लाइसेंस होता होगा, लेकिन उन्होंने 8 साल के लिए भी लिया है ना, तो उनका अपना प्लान क्या है? 6 साल इस्तेमाल करेंगे, तो यूजफुल लाइफ क्या है? 6 साल ही है। ठीक है जी। 14 ओके, तो बच गई जी बुक वैल्यू 160। अच्छा, उसके बाद जी अब चूंकि रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है तो इसको रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। और रीवैल्यूड अमाउंट ये 176 मैंने आपको निकाल कर भी दिखाई है, तो यही यहाँ पर वर्किंग शो कर देंगे। तो 31 दिसंबर 2022 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे हम। रीवैल्यूड अमाउंट 192 माइनस 2 इंटू 8 करके निकाली थी, कितनी जी? 176। तो 16 रुपीज़ का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और ये जनाब आपने यहाँ पर लिख दिया। और चूंकि ईयर एंड हो गया है तो अब इसको मज़ीद आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया जी। अब पहली बात, आसान क्यों है? ओपनिंग में तो कुछ था ही नहीं। फिर एडिशन हुआ है, ये इंटरनली आपने परचेज किया है या इंटरनली जनरेट किया है? बोले, परचेज किया है, तो क्या कॉस्ट आ गई? 174। सवाल में गिवन थी सीधी सीधी 174, आपने यहाँ पर लिख दिया, जनरेट नहीं किया इंटरनली आपने। ठीक हो गया। उसके बाद इधर देखो क्या हो रहा है, 14 रुपीज़ की एमोर्टाइजेशन पहले हो रही है, इसीलिए अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिविजन हो तो पहले ट्रांसफ़र फिर एमोर्टाइजेशन, और अगर एंड पे हो तो पहले एमोर्टाइजेशन फिर ट्रांसफ़र। इस तरह गलती के चांसेस नहीं रहते। तो ये 14 रुपये की एमोर्टाइजेशन यहाँ पर आ जाएगी। वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दो, या आपने वर्किंग 1 में निकाली। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब कुछ याद है? रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते थे जी? पहले क्या करते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन को ट्रांसफ़र करते थे एसेट अकाउंट में, ताकि वो बुक वैल्यू पे आ जाए। अभी अभी आपने एंट्री बोली, क्या एंट्री है? एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब अमोर्टाइजेशन, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का नेचर क्या है? एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की नेचर क्या है? क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन के लेजर की नेचर क्या है? क्रेडिट। तो उसको डेबिट कर रहे हैं तो मतलब कम हो रहा है, और एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो मतलब, तो दोनों में ही ये ट्रांसफ़र हमेशा क्या हुआ करेगी? माइनस। ठीक है। अब कितनी अमोर्टाइजेशन इकट्ठी हो चुकी हुई है जी? सामने ही पड़ी। तो 14 रुपीज़ की एंट्री करोगे एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का अकाउंट डेबिट, और एसेट का अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी थोड़ा और ऊपर आ जाओ भैया। अब हो गई ट्रांसफ़र, एसेट बुक वैल्यू पे आ गया। अब इसकी एंट्री क्या बनती है? एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। पूरी बात करो, रिवीजन करनी है, बहरहाल फिर भी पूरी बात करो। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। ठीक है। तो कितने से डेबिट? 16 से। अच्छा, अब बचपन में आपको यूँ सिखाया जाता होगा कि PPE का नोट बनाते हुए या इंटेंजिबल एसेट का नोट बनाते हुए सिर्फ आपने एसेट वाले कॉलम को देखना है, तो बस उसी को देखें, आपका सवाल खत्म। 174 का एसेट आया, फिर 14 से अमोर्टाइजेशन हुई, फिर उसके बाद 16 का सरप्लस रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है।
अब ईयर एंड पर ये किस पे नज़र आएगा? 1, तो बिल्कुल सही सवाल जा रहा है, 176 ही तो इसकी फेयर वैल्यू थी, उस पर उठाकर ले आए। और यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है? ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हो तो जितना बैलेंस पड़ा होता है एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन में वो तो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो एसेट अकाउंट में फिर वो एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर नील बैलेंस आ जाता है। तो ईयर एंड के ऊपर रीवैल्यूएशन थी, इस वजह से 176 पर ही एसेट नज़र आएगा। ये वर्किंग से भी मैच किया करता था। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, मेजरमेंट बेसिस रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया। मेथड स्ट्रेट लाइन, और लाइफ कितनी यूज़ की है जी आपने? जी 6 ईयर्स, 6 ईयर्स। ठीक है। अब रीवैल्यूएशन के अपने कुछ अलग से भी डिस्क्लोजर्स होते थे। रीवैल्यूएशन होने की वजह से वो डिस्क्लोजर्स आया करते थे। वो डिस्क्लोजर्स कुछ याद है किसी को? जी, सबसे पहले हम इफेक्टिव डेट लिखा करते थे रीवैल्यूएशन की। ठीक है, कि रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म ऑन 31 दिसंबर बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर कह दें, क्योंकि वो एक्टिव मार्केट ही है। ठीक है। नंबर 2, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसके लिए एसेट को छुपा लेते थे और सरप्लस वाला कॉलम देखते थे। यादें ताज़ा हो रही हैं? और तीसरा, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, तो बुक वैल्यू क्या, उसका भी शॉर्टकट आप लोगों को आता है। ठीक है, खैर वो भी रिवाइज करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, नोट्स ही चालू हैं, तो 1.1 revaluation is performed on 31 दिसंबर 2022 बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। बस, ठीक है जी। दूसरा सब नोट क्या होता था जी? मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसमें भी ओपनिंग बैलेंस, कोई सरप्लस अरोज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कोई एडजस्ट हुआ है, यानी कि किसी सरप्लस को किसी लॉस ने खाया है, एडजस्टेड, या ट्रांसफर हुआ है टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर आया करता था क्लोजिंग बैलेंस। अब नोट हमारा 31 दिसंबर 2022 का है। कंपैरेटिव नहीं कहे तो पिछला साल बनाने की ज़रूरत नहीं। अब 31 दिसंबर 22 पर हमने ओपनिंग ही लेना होता, बल्कि ओपनिंग हमें चाहिए होता है 1 जनवरी 2022 पर। ये तो क्लोजिंग है ना जी। ओके। अब 1 जनवरी 22 पे ओपनिंग निकालने की बजाय ज़्यादा सेफ क्या होता है रीवैल्यूएशन केस में, एक दिन पीछे चले जाएं और 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर क्लोजिंग ही निकालें जिसको ओपनिंग बनाए। लेकिन 21 वाले साल में तो ये एसेट था ही नहीं, तो इसलिए 31 दिसंबर 21 पे कुछ भी नहीं था, जो 1 जनवरी 22 पे भी कुछ नहीं। फिर इस साल सरप्लस आया है, जिसकी एंट्री हुई है एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। रिवाइज करना पड़ेगा, इंशाल्लाह सारा करेंगे, रिवाइज करके आएंगे इंशाल्लाह। ओके। बहरहाल अभी ये सवाल मैंने डायरेक्ट ही करा दिया, हो सकता है कल इसकी रिवीजन कर लें थोड़ी सी, 2-3 सवाल IAS 16 की रिवैल्यूएशन के भी कर लें, ताकि हाथ ज़रा सीधा हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब जी 16 क्या है? अरोज ड्यूरिंग द ईयर। फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई ट्रांसफ़र नहीं है, और क्लोजिंग भी क्या आ रहा है जी? 16 ही आ रहा है। तो ये मूवमेंट है जिसको आपने सिर्फ अरोज लिख कर भी आप लिख सकते थे। क्या आपने लिखना था? मूवमेंट ओपनिंग 0, अरोज 16 और क्लोजिंग 16, बस। ठीक हो गया जी। और तीसरा सब नोट होता था जी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू ऑफ लाइसेंस वुड हैव बीन कितने मिलियन जी? अब वैसे तो 160 है,
नज़र आ रहा है, लेकिन ये आसान सवाल है। हम अपना रूल रिवाइज करते हैं। वो रूल ये होता था कि अगर आपने सबसे पहले तो ईयर एंड की बुक वैल्यू को पकड़ना है, ठीक है, और उसके सामने देखना है। अगर उसके सामने सरप्लस पड़ा है तो आपकी बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन का फॉर्मूला होता था ये 176 माइनस 16। सरप्लस है तो माइनस, लॉस होता है सामने बचा हुआ इधर तो वो प्लस हो जाता है। ये शॉर्टकट, इसको आजमा के देख लेंगे जितने सवाल भी और करेंगे। तो फिलहाल तो इतना आसान सवाल था कि सामने ही नजर आ रही है बुक वैल्यू भी, लेकिन रूल क्या है, बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन अगर आपने करनी है, बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, तो इसके लिए आपका रूल क्या है, अगर इफ रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो क्या करो, 176 में प्लस कर दो सरप्लस, सॉरी माइनस कर दो सरप्लस, और अगर रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है तो फिर जो भी फिगर हो उसमें प्लस कर दो लॉस वाली फिगर, वो फिर इधर नहीं पड़ा होगा, जाहिर सी बात है वो आगे नजर आ रहा होगा। सिंपल, ठीक है, सही हो गया। तो इसका मतलब लंबी चौड़ी वर्किंग कोई नहीं है जी। 176 माइनस 16 कितना बन गया, 160 मिलियन, और यहीं पे हम इस तरह से 176 माइनस 16 करके उसको दिखा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हमने नोट नंबर 2 बनाना होगा। क्या नोट का नाम है, करेक्शन ऑफ एरर। तो मैंने कहा जरा उसकी जगह खाली रख लेना, वर्किंग वहाँ पे कर लेंगे। करेक्शन ऑफ एरर हम यहाँ पर नोट बनाएंगे, ठीक है जी। चल, पॉइंट 1 इज ओवर। अच्छा जी, पॉइंट 2 10 मिनट में करना था सवाल हमने। ऑन यकम जुलाई 22 साल के दरमियान, वही बात तो सारी हो ही गई है, ठीक है। चलें तरतीब से चलते हैं। ऑन यकम जुलाई 22 HL एक्वायर्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 410, जिसमें उन्होंने 20 मिलियन कॉस्ट इनकर की है फॉर कंसल्टिंग चार्जेस टू सेलेक्ट एंड इवेल्युएट। हमने कहा यार इसको तो छोड़ो, साइड पे करो, 410 का एडिशन बुक करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी लाइफ हमने लेनी है जी 5 साल, और 6 महीने के लिए इसको अमोर्टाइज भी करना है। डन हो गया। लेकिन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसकी कॉस्ट कितनी है और इसकी अक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है, इसका मतलब ये पहले से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस आएगा सॉफ्टवेयर में कितना जी, 240, और इसकी अक्यूमुलेटेड अमाउंट कितनी आ रही है जी, 160। ठीक हो गया, सही है, नहीं नजर 160 कहाँ से लिया मैंने, चांस 126। ठीक हो गया जी। अब नया खरीदा है यकम जुलाई को कितने का, 410 का। तो परचेज या इंटरनली जनरेटेड, परचेज या इंटरनली जनरेटेड कितने का, 410। ठीक है जी। अब इसके ऊपर कोई रीवैल्यूएशन वाला चक्कर नहीं था, तो ये कॉस्ट तो क्लोजिंग आ सकती है। कितनी आ रही है जी, और अब रह क्या गया, बस इसकी अमोर्टाइजेशन। तो 650 पर हमारे सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन की बारी आती है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लाइसेंस। तो क्या देखो जी, ऑन ओपनिंग
लेकिन मसला क्या है, ओपनिंग एसेट्स 240/10 करके एमोटाइज अब नहीं हो सकते। 240/10 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एस्टीमेट क्या हो गया? चेंज। अब एस्टीमेट चेंज हुआ है 1 जनवरी 2022 पे, हम खींच के लाए हैं। हुआ तो 31 नंबर 22 पे जाके पता लगा है, लेकिन हम इसको 31 नंबर 22 पे खींच के लाए, ठीक है। और लाइफ उसने बोली 2 साल, हमने इसको करना है 3 प्लस 1 जनवरी 22 पर ही हमें बुक वैल्यू चाहिए होगी, जो कि 1 जनवरी 22 पर हमें अवेलेबल है डेटा। ये देखो ना, ये 1 जनवरी 22 ही तो है, ठीक है, 1 जनवरी 22। अब 1 जनवरी 22 पर जो कॉस्ट नजर आ रही है उसमें से आप डॉक्यूमेंटेशन को माइनस कर दें तो 1 जनवरी 22 चेंज इन एस्टीमेट जिस दिन हम कह रहे हैं इफेक्टिव करना, उस दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा 240 माइनस 126, कोई रेजल वैल्यू तो नहीं है इसकी। डिवाइड करें इसको रिमेनिंग लाइफ से, जो आपने 2 नहीं लेनी, उसने बोला, वैसे मैंने आपको बताया था कि 4.5 साल यहाँ पे लाइफ बचती थी 1 जनवरी 22 पर, लेकिन 31 नंबर 22 पे कह रहा है 2 साल रह गए। तो मैंने कहा 1 जनवरी 22 पे इसका मतलब 3 साल रहते हैं, तो हमने 3 साल यूज करने हैं लाइफ, ये ठीक है जी। इसको आगे जाके स्टार लगा के लिख भी देते हैं। 3 कैसे निकाला है जी हमने, यहीं पर ना लिख दूं, 2 + 1, ठीक है जी। ये पूरे साल की एमोर्टाइजेशन आ गई, बोलो 38। उसके बाद ऑन एडिशन, अब नया कितने का खरीदा है जी? 410 का। इसकी रेजल वैल्यू भी कोई नहीं है, और इसकी लाइफ क्या सोचा है जी? 5 साल। इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी लाइफ आ गई जनाब 5। ज़रा तंग हो रहा है, चलो खैर 410/5 जी, 6/12 भी करना है बिल्कुल। 1 जुलाई को है कितना जी? 41 टोटल, तो 79 रुपीज़ की अमोर्टाइजेशन आ गई वर्किंग नंबर 2 में। और टोटल क्या बन गया? 205। अब 650 में से 205 माइनस किया तो 445 आ गया। कॉस्ट मॉडल पे चलेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, और लाइफ 5 भी है, लाइफ 3 भी है, तो कोई मसला नहीं है, दोनों भी लिख सकते हो, सिर्फ 5 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूँ लिख दूंगा 3 to 5 years। ठीक है जी। हाँ सॉरी यार, छुट्टियों के बाद मेरी भी छुट्टियां हुई पड़ी हैं ना। ये पढ़ा है, ऑन 31 दिसंबर HL हैज एस्टिमेटेड वैल्यू एंड यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू बी 58 मिलियन। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से भी गुजारें इसको, ठीक है। तो ये पहुंच चुका हुआ है वर्किंग 3 इम्पेयरमेंट टेस्टिंग, ओल्ड सॉफ्टवेयर। बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2022 की, ये निकालेंगे कैसे जी? मतलब 240 तो था, कॉस्ट थी ना, माइनस 126 साल के पहले दिन तक की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन थी, और 38 मजीद आ गई तो 76 है। जबकि रिकवरेबल अमाउंट, इसको हम यूँ कहते हैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट, क्योंकि ये बुक वैल्यू से कम आ रही है। नजर आ रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता 78, ये यहाँ पे लिखा होता 78, तो हम कहते जी 78 रिकवरेबल अमाउंट है, बुक वैल्यू 76 है, तो यहाँ पर हम 76 ही लिखते,
और इम्पेयरमेंट लॉस कोई भी ना आता, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, ऐसे ही है। लेकिन अभी क्या मामला आया, 31 दिसंबर 22 पर रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई है जी, 58। तो हमने कहा ओहो, एसेट को राइट डाउन करके 58 पे लाएं, बुक वैल्यू को रिवाइज कर लें, बुक वैल्यू को उठा के रिकवरेबल अमाउंट पे ले आए और 18 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करें। तो यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस आ गया जी, ये इसलिए जगह छोड़ी हुई थी वैसे। इम्पेयरमेंट लॉस कितना जी, 18। तो ये वर्किंग 2 थी, हाँ ये वर्किंग नंबर 3 से आ गया 18। बताइए जी ये टोटल बैलेंस कितना हो गया, 222, 222। और ये कितना रह गया, 428। ठीक हो गया जी, माजरत जी। चलें जी आगे, तो बोलो। नेक्स्ट है आपकी प्रोडक्ट। अच्छा जी, इंटेंजिबल की कॉस्ट जो है वो आनी है 150 जमा 160 जमा 320 टोटल करके उसको 8/12 करना है, ऐसा ही है। अगर मैं सिर्फ सवाल की हद तक बात करूं, पीपी के इंटेंजिबल के नोट की बात करूं तो दूसरा तो प्रायर ईयर एरर है, उसकी करेक्शन तो हम पार्ट बी के लिए करेंगे, क्या ख्याल है, कर सकते हैं ना, ये कर लें डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका टोटल करके हमने 8/12 कर देना है और फिर प्लस एक और चीज़ भी आनी है। अब वो डेप्रीसिएशन 400, आपका अपना नंबर 420 आ गया, ठीक है। इस 420 को डिवाइड करोगे इसकी लाइफ से, और ये किस दिन आया है, यकम सितंबर 21 पे। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने 21 वाले भी एक्सपेंस में जाने हैं और 22 का जनवरी भी एक्सपेंस में जाना है। यकम फरवरी 22 से लॉन्च डेट 30 सितंबर 22 तक कितने महीने बने, 8 महीने सितंबर तक। तो ये 8 महीने की इस एसिड की डेप्रीसिएशन भी आपकी इंटेंजिबल की कॉस्ट में जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ये भी यहीं पे ही कर लेते हैं, हो जाना है आराम से। नंबर 4, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो अब ये अलग अलग क्या लिखने हैं, मैंने तो पीपी का नोट बनाना है, तो ये सबको इकट्ठा करो। कॉस्ट बनेगी स्टाफ सैलरी, कंज्यूमेबल्स और कंसल्टेंट फी से मिलकर, ठीक है। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यार इतना कौन लिखे, चलो खैर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इधर देखो अब टोटल 1 बाय 1 करवाओ। पहला कौन सा है, 150 प्लस 160 प्लस 320, ये पूरे 14 महीने का खर्चा है। इसका 8 उसने जो गलती किया वो सही करेंगे, करेक्शन ऑफ एरर नोट के अंदर करेंगे, 8/14 जी बोले 360। उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है, 420, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं सवाल में गिवन कोई नहीं, लाइफ इसकी कितनी है 5 साल, लेकिन हमें यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन कितनी इसमें ऐड करनी है, डिवाइड बाय 5 इंटू 8/, अब ये 8/12 है क्योंकि ये सालाना डेप्रिसिएशन निकलेगी जी, 56, टोटल बन गया 416। तो आपकी
प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई जी 416, और इसकी साथ ही यार इधर ही जगह थोड़ी सी बना कर इसकी एमोटाइजेशन भी इसी अगली लाइन में कर देते हैं, ठीक है। इसकी एमोटाइजेशन आएगी डिवाइडेड बाय 8 इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 4 महीने की इसकी एमोटाइजेशन हम ले लेंगे। 4 बनते हैं, तो ये सोचिए कम सितंबर में हमने क्यों लिखा हुआ, ये क्या है, अच्छा इक्विपमेंट है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, ठीक है। ये अगर डेप्शन को हम यहाँ ले आए ना जी, थोड़ी सी जगह बन जाएगी हमारे पास, उम्मीद बड़ी है। और 56, क्योंकि उधर मैंने ना नोट बनाना है, 416, ठीक है जी। और उसके बाद वर्किंग नंबर 5 कर लेते हैं जी, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। 416 इसकी कॉस्ट आ गई, लाइफ आ गई इसकी 8 साल आपने बताइए गालिबन, और 1 अक्टूबर से 3/12 जी 13। तो प्रोडक्ट स्टार्ट में कोई नहीं थी, खरीदी नहीं है हमने, इंटरनली जनरेट की है, और 416 इसकी कॉस्ट आई, ठीक है। वर्किंग नंबर 3 4 4। नेक्स्ट जी, कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई रीवैल्यूएशन नहीं इसकी, और ये 416 पे नज़र आ रही है। उसके बाद ओपनिंग में कोई एमोटाइजेशन नहीं थी, अभी अभी एमोटाइजेशन कितनी निकली है, 13 की, वर्किंग नंबर 5 में। तो 416 माइनस 13, 403 आ गया, और लाइफ यूज किया आपने 8 ईयर्स। हाँ जी, टोटल कॉलम बन जाएगा, टोटल कॉलम बन जाएगा। अब चूंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है बोर्ड पे, तो मैं ये आपको IS 8 वाली रिवीजन यहाँ पे वर्किंग 6 यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 क्लोज करना है, चलें जी, पार्ट 1 फिर उधर ही रख के क्लोज करें, कर दें क्लोज। पूरा सवाल होना चाहिए इसमें, मतलब वो पर एक क्वेश्चन नंबर को छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर साइड टेढ़ा करके लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो राइटिंग शुरू हो रही है वहाँ से जूम इन करके पार्ट 1 क्लोज कर दें।